हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज के वीडियो में हम लोग 27 से 31 तारीख तक 5 दिन का करंट अफेयर्स जो है वो एक साथ एक वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। चूंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे नहीं तो दो वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं था, इस वजह से एक ही वीडियो में 5 दिन के क्वेश्चंस एक साथ इंक्लूड कर दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, कौन सी टेलीकॉम कंपनी आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर भारत जीपीटी प्रोग्राम लॉन्च कर रही है? ऑप्शन है एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। ये रिलायंस जियो ने अभी घोषणा की है कि वो आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर एक भारत जीपीटी प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर रही है। इसके लिए ये लोग सहयोग कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है भारत में विभिन्न क्षेत्रों को बदलने के लिए बड़े भाषा मॉडल और जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीपीटी की शक्ति का उपयोग करना है। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है भारतीय उत्पादों और सेवाओं में नवाचार या इनोवेशन लाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विशाल क्षमता का पता लगाना है और उसका उपयोग संभव बनाना है। चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोला जा रहा है कि ये जो है वो भविष्य की तकनीकी है और इसकी वजह से जो है इसका काफी तेजी से प्रसार भी हो रहा है। ठीक, तो भारत भी उसमें पीछे नहीं रह जाना चाहता है और इस तरह का ये जीपीटी जो है रिलायंस जियो आईआईटी बॉम्बे के साथ डेवलप कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, गॉड ऑफ केओस, ठीक है, केओस क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड जो है को पृथ्वी की कक्षा के करीब पहुंचने से रोकने के लिए नासा द्वारा कौन सा अंतरिक्ष यान को फिर से लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है साइक, न्यू होराइजन्स, ओसिरिस रेक्स और ओरियन। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी है। ये ओसिरिस रेक्स नाम से जो नासा का अंतरिक्ष यान है, इसको नासा ने दोबारा से जो है ये गॉड ऑफ कियोस नाम से जो एस्ट्रॉइड है उसके पास इसको भेजा हुआ है। ठीक है। ये अभी हाल में जो है एक एस्ट्रॉइड था बेन्नू, उससे नमूने लेकर जो है लौटा हुआ था। ठीक, इसी ओसिरिस रेक्स का नाम बदल के किया हुआ है ओसिरिस एपेक्स। ठीक है, ये इसका नाम दिया हुआ है और इसे क्षुद्र ग्रह जो है एस्ट्रॉइड है उसका नाम है एपोफिस। इसी को बोलते हैं गॉड ऑफ कियोस, मतलब इसको गॉड ऑफ कियोस जो है बोला जा रहा है। तो इस एपोफिस का अध्ययन करने के लिए इसको भेजा गया है। जो माना जा रहा है कि ये एपोफिस नाम का एस्ट्रॉइड वर्ष 2029 में पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेगा। तो इसके अध्ययन के लिए इसको भेजा जा रहा है। बाकी क्षुद्र ग्रह गॉड ऑफ क्यूज के रूप से भी जाना जाता है कि 13 अप्रैल 2029 को, ठीक है, 13 अप्रैल 2029 को लगभग 20,000 मील दूरी से पृथ्वी के पास से गुजरने की जो है उम्मीद है। और जो खगोलविद हैं उनको मतलब एप्रीहेंशन ये है कि ये जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है कहीं से पृथ्वी को। इसी वजह से इसका नाम गॉड ऑफ कियोस दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कैप्टन विजयकांत जी का निधन हो गया है। यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजनेता, इतिहासकार, लेखक और आर्मी। तो ये जो कैप्टन विजयकांत जी हैं ये राजनेता हैं। ठीक है, ये जो है वो पॉलिटिशियन है। ठीक, और चूंकि इनके नाम के आगे कैप्टन लगा है तो पहला ध्यान आपका जो जाएगा वो ये रहेगा कि ये आर्मी से संबंधित है, जबकि ये आर्मी से संबंधित नहीं है। पार्टी है डीएमडीके। ठीक है, डीएमडीके इसके ये नेता हैं। साथ ही तमिल सिनेमा आइकन जो है ये इनका निधन हुआ है। तमिल सिनेमा में ये एक्टर हैं। जो डीएमडीके है इसका नाम है देसिया मुरुपोक्कू द्रविड़ कड़गम। ठीक है, ये पार्टी है, इसकी ये संस्थापक और महासचिव हैं। ठीक, इनका 28 दिसंबर को 71 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। ये चूंकि सिनेमा आइकन है तो इन्होंने सिनेमा में जो है सैन्य किरदारों को निभाया हुआ है और इन्होंने कई सारे सैन्य किरदारों को निभाया है जिसके कारण इनको प्यार से कैप्टन कहा जाता था। ठीक है, राजनीति में आने से पहले इन्होंने करीब 154 फिल्मों में काम किया हुआ है। चूंकि इसके नाम के आगे कैप्टन लगा हुआ है जबकि इनका आर्मी से, सेना से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल ने अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ऑप्शन है अयोध्यापुरी, अयोध्या नगरी, अयोध्या धाम और अयोध्या टर्मिनल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। ये अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम कर दिया गया है। अभी हाल में जो है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है
वो अयोध्या में थे, कई सारी परियोजनाओं का इन्होंने वहां पर इनॉग्रेशन किया है। तो उसी दौरान जो है 27 दिसंबर को ये भारतीय रेल ने इसका नाम बदलकर अयोध्या धाम कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शिक्षा जगत और उद्योगों के लिए संरचनात्मक विश्लेषण सॉफ्टवेयर फीस्ट, ये सॉफ्टवेयर का नाम है फीस्ट, किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन है नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और इसरो। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। ये इसरो ने फीस्ट नाम से एक नया सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप किया हुआ है। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है उसने ये फीस्ट नाम से सॉफ्टवेयर, जिसका फुल फॉर्म है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को जो है विकसित किया है। इसका उपयोग क्या होगा? रॉकेट है, विमान है, उपग्रह है, भवन है आदि सहित विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का परिमित तत्व विश्लेषण, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस करने के लिए इसको जो है वो विकसित किया गया है। इसमें इसका उपयोग किया जाएगा। अभी चूंकि ये इस तरह का विश्लेषण करने के लिए जो है हम प्राइवेट सेक्टर के सॉफ्टवेयर्स पे जो है निर्भर करते थे, जिनकी कॉस्ट काफी ज्यादा थी, जबकि ये जो सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है ये इसरो ने बनाया हुआ है और ये काफी कम दामों पे जो है उपलब्ध है। इसके 4 वेरिएंट हैं, ठीक है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार वो वेरिएंट चूज कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये पब्लिक के लिए खोल दिया है। बेसिकली इसरो ने अपने लिए डेवलप किया हुआ था, बट अब ये है सभी के लिए, इसको जो है उपयोग के लिए इसको खोल दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में 1500 से ज्यादा लोगों ने तबला बजाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है? वाराणसी, जयपुर, अहमदाबाद और ग्वालियर। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये ग्वालियर, और ग्वालियर के किले में ताल दरबार है, उस ताल दरबार में 1500 से 1500 से अधिक लोगों ने तबला वादन किया और इस तरह से इन्होंने एक साथ सबसे बड़ी संख्या में तबला बजाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है। इसके अलावा घोषणा हुई है कि 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष तबला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था इसका विषय वंदे मातरम था और इसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के करीब 1500 छात्रों ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले बता दूं कि यूपी पीसीएस की 2 बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं। पहली परीक्षा है आरओ एआरओ की और दूसरी परीक्षा है पीसीएस प्री 2024। तो इन परीक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए इन परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट्स जो हैं स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट के वीडियोस हैं। ये एक एक प्रैक्टिस सेट में 50-50 क्वेश्चंस हैं, उनके साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन है। ये ऑलरेडी जो है वो 5 वीडियो पब्लिक हो चुके हैं, मतलब 250 क्वेश्चंस हम कंप्लीट करवा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आगे भी जो है वो और वीडियोस आएंगे और इस परीक्षा में, मतलब इस परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए पिछले 10 से 11 महीनों का करंट अफेयर्स जो है इसमें करवाया जा रहा है। जब तक परीक्षा आएगी तब तक ये वीडियोस हम पब्लिश करते रहेंगे ताकि आपकी करंट अफेयर्स की इन परीक्षाओं के लिए पूरी तैयारी हो जाए। ठीक है, बाकी इनकी हम पीडीएफ वगैरह भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये नीचे जो साइड में टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम दिया हुआ है संस्थान का, इसको ज्वाइन करके आप वहां से उनकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन भी आपको एज इट इज, जिस तरह से ये दिखाई दे रहे हैं इसी तरह से ये पीडीएफ फॉर्म में भी आपको टेलीग्राम के थ्रू अवेलेबल कराए जाते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम है, ये इससे टेलीग्राम ज्वाइन करके आप संस्थान का टेलीग्राम चैनल, वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व भारती ने एक नए बैक्टीरिया की खोज की जिसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। ये बैक्टीरिया है, ऑप्शंस हैं स्यूडोमोनास टैगोरी, ऑर्थोवेक्टर टैगोरी, पेंटोइया टैगोरी और एंट्रोवेक्टर टैगोरी। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। इस बैक्टीरिया का जो नाम रखा गया है वो पेंटोइया टैगोरी जो है रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो है ये पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने में बहुत ज्यादा सक्षम है। ठीक है, ये बैक्टीरिया माना जा रहा है कि ये कृषि पद्धतियों में क्या कर सकता है, क्रांति ला सकता है और धान, मटर, मिर्च जैसी फसलों की खेती को बढ़ावा देने की इसमें अपार क्षमता है। इसका प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा सकता है और इसका नाम जो है वो नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर पेंटोइया टैगोरी इसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ, ठीक है, आईओए ने भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के कामकाज का निरीक्षण और
पर्यवेक्षण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? ऑप्शन है MM सोमैया, मंजूषा कंवर, भूपेंद्र सिंह बाजवा और इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब ऑप्शन सी है, ये भूपेंद्र सिंह बाजवा जी की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय कमेटी का जो है गठन किया गया है, जिसके 2 बाकी सदस्य जो हैं MM सोमैया और मंजूषा कंवर जी हैं। ठीक है, अभी एक्चुअल में ये कुश्ती महासंघ के चुनाव हुए थे, जिसमें जो अध्यक्ष चुनकर आए हुए हैं उनके नाम पर थोड़ा सा विवाद हुआ, और उस विवाद को ध्यान में रखते हुए जो है वो खेल मंत्रालय ने इसको जो है वो चुनाव जो नए अध्यक्ष बनकर आए थे उनका क्या है नियुक्ति को क्या किया है, सस्पेंशन में रखा हुआ है, और तब तक जब तक ये सस्पेंशन में है तब तक उसके संचालन के लिए, निगरानी के लिए एक तदर्थ समिति या एडहॉक कमेटी का गठन कर दिया है। ठीक है, जिसमें भूपेंद्र सिंह बाजवा अध्यक्ष और MM सोमैया और मंजूषा कंवर जी जो हैं, जो ये हैं 2 अन्य सदस्यों के रूप में शामिल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की पहली महिला महानिदेशक डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुई हैं। ठीक है, आपको बताना है फर्स्ट जो है DG CRPF जो है नियुक्त हुई हैं। ठीक है, ऑप्शंस हैं जया वर्मा सिन्हा, रवनीत कौर, नीना सिंह और रेखा शर्मा। तो सही जवाब ऑप्शन सी है, ये नीना सिंह जी जो है वो हाल में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला है। अभी तक इनके पहले CRPF में कोई महिला DG नहीं हुई है, ये फर्स्ट वुमेन है। जिस तरह से आपने देखा होगा जया वर्मा सिन्हा जी जो है ये रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला है। रवनीत कौर जी जो है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जो है वो पहली महिला अध्यक्ष हैं, और रेखा शर्मा जी जो है वो अभी हाल में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो है अध्यक्ष हैं। ठीक, इन्होंने क्या किया है, ये नीना सिंह जी है, ये DG तो है ही, अब इसके पहले ये 2013 और 2018 में CBI के संयुक्त निदेशक या ज्वाइंट डायरेक्टर के पोस्ट पर ये रह चुकी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है, मृत्यु हुई है? ऑप्शन है 202, 204, 208 और 210। तो सही जवाब ऑप्शन बी है, इस वर्ष जो है वो 2023 में भारत में कुल 204 बाघों की जो है वो मृत्यु हुई है। ये आंकड़े जो है वो काफी निराशाजनक बोल सकते हैं, चूंकि बाघों की संख्या वैसे भी कम है। ठीक है, और ऐसे में अगर इतनी बड़ी मात्रा में जो है वो बाघों की मृत्यु होती है तो ये थोड़ा सा निराश करने वाली जो है रिपोर्ट है। टेबल लगाई हुई है जिसमें बताया है कि किस राज्य में कुल कितनी बाघों की मौत हुई है, जिसमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 52, मध्य प्रदेश में 45, उत्तराखंड में 26, तमिलनाडु और केरल में दोनों में 15-15 और कर्नाटक में कुल 13 बाघों की जो है मौत हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल ना होने का निर्णय लिया है? एक ब्रिक्स संगठन के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो इस ब्रिक्स में शामिल ना होने का निर्णय लिया है इथोपिया, ईरान, अर्जेंटीना और सऊदी अरब। तो सही जवाब जो है ऑप्शन सी है, ये अर्जेंटीना ने घोषणा की है कि वो ब्रिक्स में शामिल नहीं होने जा रहा है। एक्चुअल में अगस्त 2023 में जो ब्रिक्स की बैठक हुई थी उस समय तय हुआ था कि 6 नए सदस्य शामिल होंगे, जिसमें अर्जेंटीना, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात को इसमें शामिल करना था। लेकिन और इनकी जो सदस्यता थी वो 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होने वाली थी। लेकिन अभी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जो हैं जेवियर माइली, इन्होंने एक लेटर भेजा है ब्रिक्स नेताओं को, जिसमें इन्होंने बोला हुआ है कि ये ब्रिक्स में शामिल नहीं होने वाले हैं, ब्रिक्स में शामिल होने की इन्होंने अनिच्छा जाहिर की है। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल ब्रिक्स के बारे में है। ब्रिक्स एक्चुअल में जब आप पढ़ते हो तो ये आता है BRICS। ये ब्रिक्स बाद में आता है, पहले वर्ड क्वाइन हुआ था उसको बोला था ब्रिक, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। ये 2001 में शब्द आया था, अर्थशास्त्री जिम ओ नील द्वारा दिया गया था। ये ब्राजील, रूस, भारत और चीन का एक समूह था। बाद में इसमें दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका शामिल हो गया और इसमें एस अक्षर जोड़ दिया गया, और ये टोटल जो बन के आया वो ब्रिक्स बन के आया। ठीक है, और इसके जो लीडर्स हैं, नेता हैं ब्रिक्स देशों के, उनकी पहली बैठक जो है वो वर्ष 2009 में होती है, और उसके बाद ये ब्रिक्स काम करना इस तरह से स्टार्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, 12वें दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो सही जवाब ऑप्शन बी है, कि गुजरात राज्य में 12वें कला मेला का उद्घाटन किया गया है। ये जो दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग है
उसने 29 दिसंबर 2023 से 7 जनवरी 2024 के बीच गुजरात के सूरत में ये मेला आयोजित किया है। ये दिव्यांगजन जो है हमारे, उनके आर्थिक सशक्तिकरण, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की दिशा में एक अनूठी पहल है। चूंकि इसमें क्या है, इस मेले में जो दिव्यांग कलाकार हैं, देश के दिव्यांग कलाकार हैं, कारीगर हैं, उद्यमी हैं, ये क्या करेंगे, इस मेले में अपने अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। लोग इनकी क्षमताओं को पहचान सकेंगे, इनकी जो प्रोडक्ट है वो इनको मार्केट मिलेगा, ठीक है, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार ने भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने का निर्णय लिया है? सबमरीन जो टूरिज्म है वो शुरू करने का निर्णय लिया है। पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इसका भी ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी सही है। ये गुजरात सरकार ने हाल में घोषणा की है कि वो पनडुब्बी पर्यटन जो है वो शुरू करने वाला है, ठीक है। इसमें क्या करेगा, पनडुब्बी बेस्ड जो है अंडर वाटर पर्यटन सुविधा शुरू करेंगे। ये द्वारका में शुरू करेंगे। माना जाता है कि द्वारका का जो प्राचीन शहर है वो अभी भी समुद्र के नीचे है, तो इससे क्या होगा, पर्यटकों को द्वारका में समुद्री जीवन का पता लगाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा जो है पर्यटक पनडुब्बी से समुद्र तल के 100 मीटर नीचे तक इनको ले जाया जा सकता है, मतलब समुद्र में 100 मीटर नीचे तक ले जाया जा सकता है, और उसके भीतर की जो गतिविधियां हैं जो वो हैं वो सारा कुछ ये पर्यटक देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बनकर उभरा है? ऑप्शन है चीन, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। अभी हाल में जो है वो इस्पात मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार भारत क्या है, विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक, स्टील प्रोड्यूसर बनकर उभरा हुआ है। उन्होंने बताया कि इस साल जो घरेलू इस्पात उत्पादन है वो करीब 90 मिलियन टन रहा है, ठीक है, जबकि चीन विश्व में कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? ऑप्शन है देहरादून, इंदौर, कलकत्ता और वृंदावन। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में वृंदावन जो है वहां पर भारत के पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। इसका जो नाम है वो है संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। ये स्कूल का जो है वो नाम है, और इस तरह के क्या है 100 नए स्कूल खोलने की जो है पहल के तहत ये स्कूल खोला गया है। ये स्कूल जो है वो सीबीएसई से संबद्ध है, और इसमें जो प्रशिक्षण का कार्य है वो पूर्व सैनिकों द्वारा किया जाएगा, और इस विद्यालय में करीब 817 छात्राएं जो है वो अध्ययन का कार्य करेंगे, ठीक है। तो ये पहला जो है वो जो पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल है जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश में हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक्सरसाइज डिजर्ट साइक्लोन संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच शुरू हुआ? भारत और कजाकिस्तान, भारत और फ्रांस, भारत और यूएई, भारत और इंडोनेशिया। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये भारत और यूएई की जो थल सेनाएं हैं, दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच में एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन का जो आयोजन है वो 2 जनवरी 2024 को स्टार्ट हुआ है। ये इस अभ्यास का जो है पहला संस्करण है, मतलब पहली बार हो रहा है, इसके पहले ये नहीं हुआ था, तो इस वजह से थोड़ा ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें दोनों देशों की जो है वो थल सेनाएं भाग ले रही हैं। यूएई की थल सेना भारत में आई, ठीक है। तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा आज नहीं थे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, ताकि आपको नए वीडियोस के बारे में टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उनके पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से ये पीडीएफ आपको मिलती रहेंगे। तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही। बाकी नए क्वेश्चन के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।